हेलो एवरीवन, मैं एके झा आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल नौकरी सभा पर। यह चैनल आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर मैं और मेरी टीम आपके लिए लेकर के आएंगे बेहद ही खास और रिलेवेंट सेशन, जो कि कवर करेंगे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, मैथ्स, रीजनिंग और गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट हमें लगेगा टाइम टू टाइम, वो हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एसएससी सीजीएल 2011 क्वालिफाई किया था। इंडियन बैंक पीओ, इंडियन ओवरसीज़ बैंक पीओ, यूको बैंक पीओ में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। आईसीआर असिस्टेंट में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो मेरी तैयारी के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो मेरी स्ट्रैटी रही है, वो भी मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ़िलहाल मैं आपके लिए स्टैटिक जीके के एमसीक्यू लेकर के आऊँगा इस चैनल पर, और फिर धीरे धीरे हम लोग बाकी के एरियाज़ को भी कवर करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नौकरी सभा का टेलीग्राम चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। मुझे आप इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय लिए बिना आज के इस सेशन की शुरुआत करता हूँ। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन हिस्ट्री के एमसीक्यू का पार्ट 2। मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाएं, और मैं जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग को दूंगा वो आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाएं। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? चन्नूदड़ो, लोथल, धौलावीरा, सुरकोटदा। तो इसका आंसर होगा सुरकोटदा। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि मिलने का प्रमाण मिलता है, इसलिए इसका आंसर सुरकोटदा दिया जाता है। हालांकि विद्वानों में घोड़ों के प्रयोग को लेकर एक मत नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि जो मैच्योर्ड स्टेज था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसमें घोड़ों का प्रयोग नहीं होता था, या घोड़ों के प्रयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। खास करके जब से सुरकोटदा में घोड़ों के हड्डियों के प्रमाण मिले हैं, तब से कुछ विद्वानों का मानना है कि लेटर हड़प्पन स्टेज में घोड़ों का प्रयोग होता था। भले अब बहुत ज़्यादा वृहद स्तर पर ना होता हो, लेकिन उन्हें घोड़ों की जानकारी थी। इसके साथ अब हम लोग दूसरे ऑप्शन में भी देख लेते हैं कि चन्नू दड़ों में क्या मिला था। तो चन्नू दड़ों में मनके बनाने के कारखाने और कांस्य बैलगाड़ी। ये लोथल क्या था? लोथल पोर्ट सिटी था, बंदरगाह नगर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और वहाँ पर क्या क्या मिलता है हमको? तो वहाँ पे चावल, राइस कल्टीवेशन का प्रमाण मिलता है। लगभग 1800 बीसी के टाइम का राइस कल्टीवेशन का प्रमाण मिलता है लोथल में। इसके साथ ही पर्शियन सील के प्रमाण मिलते हैं। पर्शियन सील वहाँ मिल पाया गया है। फारस की मुद्राएं, मुहरें, ये हमें वहाँ से प्राप्त होता है। धौलावीरा से क्या मिलता है? धौलावीरा में प्लेग्राउंड मिलने का प्रमाण मिलता है। प्लेग्राउंड इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पहला सिटी है जहाँ पर खेल के मैदान ये धौलावीरा में मिलते हैं। ठीक है। और इसके साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है कि ये भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा सबसे बड़ा नगर है धौलावीरा। सुरकोटदा, घोड़ों के प्रमाण। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से पशु के साक्ष्य मिलते हैं। तो कुबरदार या कुबर रहित जो पशु थे उनके साक्ष्य मिलते हैं। सूअर, भैंस, गाय, बैल, हाथी, एक सींग वाला जानवर, गैंडा आप मान सकते हैं, कुत्ता, बिल्ली, गधे, ऊँट। गधा ऊँट ऐसा लिखा गया है कि उसको बोझा ढोने के काम में उपयोग किया जाता था। तो ये सारे पशु के नाम आप नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। और कई एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि किसके अवशेष मिले थे, कौन से पशु के अवशेष नहीं मिले थे हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, कौन से पशुओं की जानकारी थी। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों की जानकारी किस साहित्यिक स्रोत से प्राप्त होती है? मैंने पहले की वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है। 16 महाजनपद 600 BC टू 345 BC के बीच इंडिया जो है वह 16 महाजनपदों में बटा हुआ था।
और इसकी जानकारी भगवती सूत्र ये और इसके साथ साथ बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से भी प्राप्त होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके गूगल पे सर्च करें 16 महाजनपदा और उसका इमेज देखें कि कौन सा महाजनपद किस एरिया में था और उसके कैपिटल को आप देखें। एक बार दो बार उसको आप देखें, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं महाजनपद और उसके कैपिटल को लेकर के। एक जो इसका रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार रहता है कि साउथ में यानी दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, कौन सा था। तो इसका आंसर होगा कि दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद असमक था और इसका कैपिटल पोटाली या पोडाना ऐसे बोला जाता है, पोटाली या पोडाना ये कैपिटल था। आज का जो तेलंगाना और महाराष्ट्र का जो एरिया है उस क्षेत्र में ये असमक पड़ता था। ये एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? सबसे पहले आप देखेंगे कि कालीबंगा है कहाँ। ये हमारा राजस्थान में आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है कालीबंगा, ये राजस्थान में आता है। तो आप ऐसे रिवर से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। रावी होगा नहीं, सिंधु ये होगा नहीं, राजस्थान से गुजरती है घग्गर नदी, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित होगा। सतलुज हिमाचल से प्रवेश करती है इंडिया में और पंजाब से होकर बहती है, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ये घग्गर होगा। अब एक रावी नदी के तट पर कौन सा साइट था? तो रावी नदी के तट पर हड़प्पा। ये सारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट मैं बताऊंगा। रावी के किनारे था हड़प्पा, सिंधु के किनारे ये दड़ो वाली सिटी आप याद रखेंगे, दड़ो, चन्नू दड़ो और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर था। सतलुज मैंने बताया कि पंजाब से बहती है, ये रोपड़ के पास से भी बहती है। तो रोपड़ क्या है? ये भी हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। तो सतलुज के किनारे रोपड़ था, ठीक है। तो रावी के किनारे हड़प्पा, सिंधु के किनारे चन्नू दड़ो, मोहनजोदड़ो, घग्गर, कालीबंगा, सतलुज, रोपड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन साहित्यिक स्रोतों में यवन प्रिय किस पदार्थ को कहा गया है? विच सब्सटेंस वाज कॉल्ड यवन प्रिय इन एंशिएंट लिटरेरी सोर्सेस? ये लौंग को कहा जाता था। ये यवन प्रिय, लौंग को क्या कहा जाता था? यवन प्रिय। यवन प्रिय कहने का मतलब कि यूनानियों को जो प्रिय था, यवनों को जो प्रिय था, ठीक है, ये लौंग को कहा जाता था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर्गत था? ये कुशीनगर मल्ल के अंतर्गत आता था। ये मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता था। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, कुशीनगर। हालांकि बिहार रिलेटेड कुछ क्वेश्चन में पावापुरी दिया जाता है, मैंने भी एक वीडियो में पावापुरी बताया हुआ है। तो पावापुरी को ड्यूअल कैपिटल बोला जाता था। तो हालांकि ज़्यादातर जगह कुशीनगर रहता है, लेकिन अगर बिहार के एग्ज़ाम में पावापुरी रहे तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये ड्यूअल कैपिटल था, मतलब पावापुरी भी राजधानी रही होगी, कुशीनगर था, ठीक है। मगध की राजधानी राजगृह। ये 16 महाजनपदों का काल था, उस वक्त राजगृह थी, बाद में वैशाली होती है, फिर पाटलिपुत्रा होता है। अंग का चंपा और काशी का वाराणसी, ये राजधानी थी। तो परिनिर्वाण स्थल कुशीनगर मल्ल महाजनपद के अंतर्गत था।
पुष्यभूति द्वारा वर्धन वंश की स्थापना का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो पुष्यभूति वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसकी स्थापना का, इसका सोर्स का, कि ओरिजिन का सोर्स एकमात्र हर्षचरित में मिलता है। और हर्षचरित और कादम्बरी ये दोनों किनके द्वारा लिखा गया है? वान भट्ट के द्वारा लिखा गया है। और वान भट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षवर्धन इसी वर्धन वंश का एक राजा था। हम लोग हर्षवर्धन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और हर्षवर्धन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। और पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। और इस वर्धन वंश का जो पहला शक्तिशाली शासक माना जाता है, जिसने वर्धन वंश की सत्ता को स्थापित किया था, वो प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन, इसका एक पुत्र राज्यवर्धन, दूसरा पुत्र हर्षवर्धन और एक पुत्री राजश्री। मैं जब हर्षवर्धन पढ़ाऊंगा तो ये पूरा डिटेल बताऊंगा, इसकी पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आता हूँ। तो हर्षचरित और कादम्बरी बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है। और बाण भट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में थे। हर्षचरित में वर्धन वंश की स्थापना का उल्लेख मिलता है। ऐहोल अभिलेख में क्या मिलता है? तो ऐहोल अभिलेख ये आपका रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। रवि कीर्ति। और ये किसके दरबार में था? ये पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में था। और इसी ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन के पुलकेशियन द्वितीय द्वारा पराजित होने का विवरण मिलता है। हर्षवर्धन के विजय अभियान को दक्षिण दिशा में बढ़ने से यही पुलकेशियन द्वितीय रोकता है और नर्मदा नदी के तट पर दोनों के बीच लड़ाई होती है और उसमें हर्षवर्धन की हार होती है। और हर्षवर्धन की जो विजय यात्रा है वो दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाती है। और ये सारा जो विवरण है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया है और वो पुलकेशियन द्वितीय का दरबारी कवि था। बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख में क्या मिलता है? तो बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये हर्षवर्धन द्वारा खुद से लिखा गया था और इन अभिलेखों पर उसके हस्ताक्षर मिलते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन से अभिलेख में किसी शासक के हस्ताक्षर मिलते हैं या कैलीग्राफी का सुंदर नमूना प्राप्त होता है। तो ये बांसखेड़ा एवं मधुबन अभिलेख है जिसमें हर्षवर्धन के हस्ताक्षर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि यह अभिलेख हर्षवर्धन द्वारा खुद लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारुवाकी एवं तीवर का उल्लेख कहाँ मिलता है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कारुवाकी और तीवर थे कौन। तो अशोक की, सम्राट अशोक की 2 पत्नियां थी, औसंधिमित्रा और कारुवाकी। और इसी कारुवाकी का पुत्र तीवर था। यानी तीवर कौन था? अशोक का पुत्र था और कारुवाकी कौन थी? पत्नी थी। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उल्लेख मिलता है अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में। मास्की अभिलेख में क्या मिलता है? तो मास्की अभिलेख में आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता रहा है कि मास्की अभिलेख में पहली बार अशोक नाम का जिक्र आता है। इसके पहले सम्राट अशोक का जो भी जहाँ भी जिक्र है वो प्रियदर्शी के नाम से, प्रियदर्शी के नाम से जिक्र आता है। भब्रू अभिलेख में भी प्रियदर्शी कहा गया है और भब्रू अभिलेख में पहली बार अशोक अपने आप को सम्राट कहता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन से शिलालेख में अशोक अपने आप को सम्राट कहता है। तो ये भब्रू शिलालेख है और इसमें अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है। मास्की अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जिसमें कि अशोक नाम का उल्लेख मिलता है। 13वां शिलालेख में क्या मिलता है? तो 13 शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध के बाद, आप लोग बस जानते हैं कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और वह युद्ध विजय की जगह धम्म विजय की बात करता है और इसका जिक्र जो है वो हमें
13वें शिलालेख में मिलता है। तो 13वें शिलालेख में क्या है, धम्म विजय की बात करता है। भैरी घोष की जगह धम्म घोष, ऐसा उसने कहा है 13वें शिलालेख में। तो प्रयाग स्तंभ लेख में क्या है, कारुवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। मास्की अभिलेख, अशोक नाम का पहली बार प्रयोग मिलता है। भाब्रू शिलालेख में सम्राट अशोक अपने आप को सम्राट कहता है। 13वें शिलालेख में क्या है, धम्म विजय की बात करता है कलिंग युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। निम्न में से किस वर्ग की चर्चा उन 7 में से नहीं थी? तो ये पहली बार हमें देखने को मिलता है लेटर वैदिक एज के बाद कि समाज का डिवीज़न जो है वो कार्य के आधार पर किया है। मेगास्थनीज ने इंडियन सोसाइटी में देखा कि जो डिवीज़न है वो काम के आधार पर है, और उसका जो ऑब्जर्वेशन था उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। और वो कहता है कि भारतीय समाज में 7 वर्ग कौन कौन से थे, दार्शनिक थे, शिल्पी थे, योद्धा थे, कृषक थे, सभासद मंत्री थे, ठीक है, ये सारे थे। तो इसमें से कौन नहीं है, किसका जिक्र नहीं करता, वो पुरोहित का जिक्र नहीं करता है कि ऐसा कोई पुरोहित जैसा कोई वर्ग नहीं पाया गया। दार्शनिक वो बताता है कि दार्शनिक थे, लेकिन पुरोहित का वर्ग नहीं पाया गया। तो इसका उत्तर होगा पुरोहित। मेगास्थनीज के बारे में, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, 315 BC में इंडिया आया था, ठीक है। नेक्स्ट, गाथा सप्तशती किसकी रचना है? ये हाल की रचना है। हाल कौन है? हाल सातवाहन शासक हैं। सातवाहन शासक हैं, और इसमें चारों ऑप्शन जो है, हाल, सतकर्णी, शिमुक और गौतमीपुत्र सतकर्णी, चारों सातवाहन शासक हैं। शिमुक सातवाहन का संस्थापक, सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। गौतमीपुत्र सतकर्णी को दोबारा से सातवाहन साम्राज्य के पुनरुद्धार का क्रेडिट दिया जाता है, गौतमीपुत्र सतकर्णी को, ठीक है। सातवाहन पे और क्वेश्चन आएगा, मैं डिस्कस करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में उदरंग क्या था? आजकल एक ट्रेंड है कि इकोनॉमिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, टैक्सेशन को लेकर के, इकोनॉमिक पॉलिसी को लेकर के, ये कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। तो गुप्त काल में टैक्सेशन सिस्टम में किसकी क्या टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो उदरंग क्या था? तो उदरंग था हमारा अस्थाई काश्तकारों के लिए कर, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? अस्थाई काश्तकारों के लिए कर। हम लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बेगार क्या था। बेगार तो जानते हैं आप लोग, बेगार को कहा क्या जाता था? बेगार को कहा जाता था विष्टि। राजा को मिलने वाला उपहार क्या था? उपहार को कहा जाता था भोग। ये सारी टर्मिनोलॉजी गुप्त काल में यूज की जाती थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और भूमि उत्पादन में जो राजा का हिस्सा था, इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था भाग, ठीक है। बेगार, विष्टि, राजा को मिलने वाला उपहार, भोग, भूमि उत्पादन में राजा का हिस्सा, भाग, और अस्थाई काश्तकारों के लिए जो कर था, इसको कहा जाता था उदरंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ब्राह्मी लिपि को, ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को पढ़े जाने के बाद ही अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ा जा सका, और उसके बाद ही जो मौर्यन हिस्ट्री है उसको एक प्रमाणिक तौर पर लिखा जा सका, ठीक है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब जेम्स प्रिंसेप ने स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मास्की अभिलेख के पहले के जितने भी इंस्क्रिप्शन हैं सब में अशोक के लिए क्या यूज किया है? देवनाम प्रिय यूज किया गया था। तो शुरू में ऐसा लगा था कि ये जो देवनाम प्रिय है वो सिंघली शासक तिस्य है, लेकिन बाद में दीपवंश और महावंश ये भी आपके
सिंगली ग्रंथ हैं दीपवंश और महावंश। तो इसमें इसके आधार पर फिर बाद में यह आइडेंटिफाई किया जा सका कि ये जो देवनाम प्रिय है वो अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ है, सम्राट अशोक के लिए। और बाद में जब 1915 में मास्की अभिलेख पढ़ा गया, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया हुआ था कि मास्की अभिलेख में पहली बार अशोक नाम का प्रयोग हुआ है, तो फिर ये मास्की अभिलेख में जब अशोक शब्द को पढ़ा जा सका, फिर यह पूरी तरीके से कंफर्म हुआ कि ये देवनाम प्रिय अशोक के लिए प्रयुक्त हुआ था। इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, ये अलेक्जेंडर कनिंघम फर्स्ट ऑप्शन है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ब्रिटिश इंजीनियर थे जो कि बंगाल आर्मी में यहाँ पे पोस्टेड थे। बाद में इनका आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ा और इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर माना जाता है इंडिया में, ठीक है। और ये फर्स्ट डीजी थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पहला जेम्स प्रिंसेप 1837 ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ा था, ये इन्फॉर्मेशन। और अलेक्जेंडर कनिंघम एएसआई के फाउंडर थे, उनको उनका जनक बोला जाता है और फर्स्ट डीजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्य किंग्स कॉन्कर्ड द दक्कन। ये चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है कि इन्होंने दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी। जो जैन साहित्य हैं और तमिल साहित्य हैं, इसके बेसिस पर यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन पर विजय प्राप्त करी थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स ऑफ मगध वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो इसके लिए मैं एक थोड़ा सा पहले इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, उसके बाद ये खुद ही सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। नंदवंश इसका फाउंडर है महापद्म नंद। कब स्थापना करता है ये? 345 बीसी में, और इसकी सत्ता रहती है 329 बीसी तक। उसके बाद धनानंद होता है, जो कि अंतिम शासक भी बोला जाता है, और इसकी सत्ता रहती है 329 बीसी टू 321 बीसी। और धनानंद के को ही फिर सत्ता से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। अब आप देखेंगे कि सिकंदर जो है वो भारत आता है 326 बीसी में, और 325 बीसी तक अप्रॉक्स बोला जाता है कि ये 19 मंथ जो है वो इंडिया में स्पेंड किया था। ये यहाँ पे रहता है। तो अब आप इस टाइम पीरियड से बताइए कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ होगा भारत पर 326 टू 325 बीसी, उस वक्त किसका पीरियड रहा होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये धनानंद का पीरियड रहा होगा। तो कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? सिकंदर के समकालीन कहने का मतलब कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो उस वक्त धनानंद जो था उसकी सत्ता थी। अब मैं आपको सिकंदर के आक्रमण की छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये सिकंदर खैबर दर्रे को पास कर भारत आता है, और जो शुरुआती उत्तर पश्चिम के जो शुरुआती राजा थे वो तो काफ़ी आसानी से इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ये जब झेलम के पास आता है तो झेलम के किनारे उसकी लड़ाई होती है पोरस के साथ। पोरस इतनी वीरता के साथ उससे लड़ता है कि उसकी वीरता से वह काफ़ी प्रभावित होता है और उसको उसका राज्य वापस कर देता है और उसे अपना दोस्त मित्र बना लेता है। झेलम के बाद वो ब्यास तक बढ़ता है, लेकिन ब्यास तक आते आते अब उसकी जो सेना थी, सिकंदर की सेना थी, वो काफ़ी थक चुकी थी। और चूँकि विजय अभियान लगभग 10 वर्षों से चल रहा था, काफ़ी सैनिक बीमार भी हो गए थे, और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये सुन रखा था कि आगे गंगा नदी के किनारे एक काफ़ी शक्तिशाली शासक का शासन है। संभवतः वह नंद वंश के बारे में उन्होंने सुन रखा था।
और उन्हें यह पता चल गया था कि नंद वंश की जो आर्मी है, नंद वंश की जो सेना है, वो सिकंदर की सेना से कई गुना बड़ी है और काफ़ी ताकतवर सेना है। तो इसलिए इसको पार करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए ब्यास को पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया। सिकंदर बार बार अपील करता रहा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन सिकंदर की सेना आगे नहीं बढ़ी। और इसी से दुखी होकर सिकंदर ने उस वक्त कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। और फिर वो मजबूर होकर के वापस हो जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस वक्त किसकी सत्ता थी? धननंद की सत्ता थी। वैसे समकालीन अगर कंटेम्प्रेरी कहेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य भी रहा होगा, लेकिन वो उस वक्त सत्ता में नहीं था। वो चाणक्य के साथ मिलकर अपनी सेना बना रहा होगा, तैयार कर रहा होगा, ताकि वो नंद वंश की सत्ता को पदच्युत कर मौर्य वंश की सत्ता स्थापित कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धनानंद। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बीपीएससी इसमें काफ़ी ट्रिक प्ले करता था। इसमें आप देखेंगे कि अगर विश्व प्रसिद्ध फेमस पूछता है तो फेमस तो ऑब्वियस ही बात है, ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था नालंदा विश्वविद्यालय। लेकिन वहाँ शिक्षा दी जाती थी, मेडिसिन की भी दी जाती थी, लॉजिक की भी दी जाती थी। तो यदि क्वेश्चन पूछता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में किन विषयों की शिक्षा दी जाती थी, फिर तो मेडिसिन हो जाएगा, लॉजिक हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन भी हो जाएगा, यानी मोर देन वन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी का ऑप्शन ये भी देता है। लेकिन अगर वो पूछता है कि किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, किसके लिए फेमस था, देन इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन। बौद्ध धर्म दर्शन में ये विशेषकर महायान की शिक्षा दी जाती थी, महायान से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। थोड़ा सा इसका हिस्ट्री, इसकी स्थापना किसने किया था? ये कुमारगुप्त ने 427 एडी। और डिस्ट्रॉय किसने किया? नालंदा विश्वविद्यालय को किसने डिस्ट्रॉय किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। इसी के नाम पर आज भी बख्तियारपुर स्टेशन है बिहार में। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, ये कब किया था? 1197 एडी में किया था। ये काफ़ी विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा करता था। चीन से, तिब्बत से, सेंट्रल एशिया से, आदि कंट्रीज से यहाँ लोग बौद्ध धर्म दर्शन की शिक्षा लेने के लिए आते थे। नेक्स्ट हमारा है गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया। तो हूण को पराजित करने वाला गुप्त शासक स्कंदगुप्त था। हूण शासक था तोरमन, जिसने 455 एडी में, कहीं कहीं 458 भी रहता है, अप्रॉक्स रहेगा, एग्जैक्ट डेट पूछता नहीं है कभी। तो तोरमन ने भारत पर आक्रमण किया था। उस वक्त यहाँ पर गुप्त शासक स्कंदगुप्त शासन कर रहे थे। स्कंदगुप्त ने तोरमन को बुरी तरीके से पराजित किया था। उसके बाद हूण लगभग 10-12 साल वेट किए और 470 एडी में फिर मिहिर कुल के समय इन्होंने फिर से भारत पर आक्रमण किया। और उस वक्त तक स्कंदगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी और उसके बाद के जो शासक थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक नहीं थे और उनको मिहिर कुल ने आसानी से हरा दिया। और ये बढ़ता बढ़ता मालवा तक आ गया था और मालवा तक अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। हालांकि कुछ ही समय में फिर मालवा के शासक यशोधर्मन हुए और इसने मिहिर कुल को पराजित किया और मालवा से हुनों की सत्ता को उखाड़ फेंका। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ जो मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है वो भी आपको पसंद आया होगा। और तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इसे आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल नौकरी सभा को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।